हेलो दोस्तों, चलिए आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। मेरा नाम लवप्रीत है। मैं आपको आज के न्यूज़पेपर का जो यूपीएससी स्पेसिफिक पोर्शन है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। दिल्ली में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लगा रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो एक अपनी एजेंसी है जो रिपोर्ट निकाल के लाती है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये बोलते हैं कि भाई दिल्ली के आसपास के जो, अगर आप पोल्यूटेड एरिया में काउंट करोगे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया है, स्पेशली अगर बात करेंगे तो एनसीआर रीजन वाला, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर इस बार देखेंगे तो स्पेशली दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 6th नंबर पे है और हरियाणा के दो सिटीज़ बोल सकते हो, धरुहर और रोहतक, इन्होंने टॉप कर लिया है। अब देख लेते हैं भाई ये रिपोर्ट क्या कहती है। ये दिस रिपोर्ट प्रोवाइडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडियाज एयर क्वालिटी बेस्ड ऑन कंटिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस। तो इन्होंने क्या कर रखा है, जगह जगह सिटीज़ में स्टेशंस लगा रखे हैं जहाँ पे इन्होंने अपने एक्यूआई मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। अच्छा, एक्यूआई होता है क्या है? तो एक्यूआई होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्या बताता है? तो ये बताएगा हमें एयर की क्वालिटी, क्योंकि नाम ही इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये हमें बताता है एयर की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, कैसे एयर की क्वालिटी को बताता है? तो इन्होंने कुछ कैटेगरी बना रखी है, टोटल 6 कैटेगरीज बना रखी है, जिसके बेसिस पे ये बताते हैं कि कौन सी सिटी में कितना पोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सबसे अच्छा क्वालिटी इंडेक्स होता है गुड एक्यूआई, उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। पहला है गुड। गुड के लिए आपके पास अगर पीएम 2.5 को मैं अगर लेके के चलूँ, अच्छा पीएम 2.5 क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। पीएम 2.5 एक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। इनका जो डायामीटर है इन माइक्रोमीटर, अगर उसकी बात करें तो ये 2.5 है। तो अगर इस लेवल का डायामीटर लेके कोई पार्टिकुलर मैटर अगर एयर में है और अगर हम उस जगह पे रहते हैं तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इसी के पैरामीटर पे इन्होंने एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है कि गुड। गुड में आएगा 0 से 30। ये जो है ये है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब में आपका 0 से 30 माइक्रोग्राम तक अगर पार्टिकुलर मैटर है तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा गुड। इसके बाद इन्होंने बांट रखा है फिर सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री के लिए फिर 30 प्लस कर देंगे, 31 से 60 के लिए। देन आएगा मॉडरेट। मॉडरेट के लिए फिर 30 प्लस करेंगे, 61 टू 90। अगेन 30 प्लस करेंगे, पुअर आ जाएगा, और पुअर के बाद आ जाएगा वेरी पुअर। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने 6 कैटेगरी बांट रखी है। इसके बाद देखते हैं, अच्छा ये पीएम 2.5 काउंट किया इन्होंने। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल कितने पैरामीटर्स या फिर पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो 8 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें पीएम 10 होता है। अगर 10 जिसका डायामीटर अगर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का है तो पीएम 10 बोलेंगे उसको, पीएम 2.5। फिर आता है अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। अच्छा, इसका लेड का जो सिंबल है वो पीबी। ये अगर केमिस्ट्री वाले हैं तो इनको पता होगा, प्लम्बम बोलते हैं इसको, उसी से बनता है प्लम्बर। तो ये जो है प्लम्बम, ये लैटिन वर्ड है, इसी से इसका सिंबल लिया गया है पीबी। तो टोटल हमारे पास 8 होते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो है वो ये आपको याद रखनी है कि CO2 इज़ नॉट पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इंडिया में कौन सबसे बेस्ट कर रहा है, तो मेघालय का शिलोंग शहर इंडिया का बेस्ट है। वहाँ पे जो पीएम जो 2.5 है उसका लेवल जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब रहता है। जनरली हिली एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन डेफिनेटली कम ही रहता है।
ठीक है, क्योंकि वहाँ व्हीकुलर इमिशंस कम होते हैं, इंडस्ट्रीज भी कम सेटअप हो पाती है, तो कम पोल्यूशन रहता है। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा है कि दिस प्रेडिक्टेबल सर्ज, अच्छा ये प्रेडिक्ट भी किया गया था कि ये दिवाली के बाद में या फिर विंटर्स में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, लेकिन दिस प्रेडिक्टेबल सर्ज इज सस्टेनेबली प्रिवेंटेबल, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इफ़ यू प्रायोरिटाइज सेक्टर स्पेसिफिक इमिशन कट्स विथ क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। यही तो मिसिंग है कि सेक्टर स्पेसिफिक इमिशन कट्स के लिए हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं है। आगे हम देखेंगे कि जो पेरिस क्लाइमेट समिट्स होती है, अर्थ समिट्स होती है, उसमें भी हम बोलते हैं कि हमें इमिशंस कट करने हैं, लेकिन एक और आर्टिकल आया है जिसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ इमिशन कट पे अगर हम ध्यान देंगे और हम उसको देखते हुए पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारा एक ज़रूरी नहीं है कि उस वे में हमें वो मिल जाए। इसके बाद देखते हैं, इसमें बताया गया है, एक फैक्ट है कि दिल्ली का जो पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ था। आज गुरु नानक जयंती है, सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। आपको पता होगा मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और प्रेजेंट में इनके जो टीचिंग्स हैं उनके रेलेवेंस क्या है। 2023 का आई थिंक क्वेश्चन था, देख लेना आप एक बार। तो गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, 1469 से 1539 बर्थ हुआ था इनका 1469 में तलवंडी में, जो कि अभी ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। इनको एनलाइटनमेंट मिला था 1496 में सुल्तानपुर में, ठीक है। ये इनको फाउंडर ऑफ सिखिज्म माना जाता है, स्टेब्लिश्ड सिख फेथ रिजेक्टिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो स्पेशली ही वॉज अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज प्रिवलेंट एट दैट टाइम। फिर इन्होंने बोला कि एक ही भगवान होता है, वो फॉर्मलेस है, वही पावरफुल है, वही ट्रूथफुल है। उसके लिए उन्होंने बोला कि एक ही भगवान होता है। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द 10 सिक्स गुरु, ये हमने देख लिया, सबसे पहले थे। इन्होंने जो उस समय रिचुअल्स होते थे, जैसे कि मूर्ति की पूजा करना, आइडियल वॉरशिप, पिलग्रिमेज, कास्ट के डिस्टिंक्शंस, कास्ट के बेसिस पर एक सोसाइटी में काफ़ी सारे डिस्टिंक्शन थे, कुछ अपर क्लास कुछ लोअर क्लास, टचेबल अनटचेबल, ऐसे बांट रखा था। तो इन्होंने बोला कि हमें प्रैक्टिकल, एथिकल और ट्रूथफुल लाइफ प्रमोट करना है। कोर टीचिंग्स, अगर कोर टीचिंग्स की अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बोला गॉड कंसेप्चुअलाइज्ड एज निर्गुण, कि भगवान जो है वो एट्रीब्यूटलेस है और निरंकार है और फॉर्मलेस है। अगर हम इनकी टीचिंग्स में बात करें तो इन्होंने सिखिज्म के बारे में बताया, 3 चीज़ें बताई थी कि हमें नाम जपना है, नाम जपना मतलब भगवान का नाम चैंट करना है, किरत करना है, किरत करने का मतलब है अर्निंग एन ऑनेस्ट लाइवलीहुड थ्रू राइटियस मीन्स। फिर होता है वंद चखना, शेयरिंग वंस वेल्थ विथ अदर्स टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी। आगे हम देखेंगे इस वंद चखना का ही पार्ट है कि 1/10 ऑफ द वेल्थ जो भी है वो हमें शेयर करनी चाहिए। जो लंगर का कंसेप्ट है इनका, वो यही बताता है कि आपका जो 1/10 ऑफ वेल्थ है उसको आप सोशल इक्वलिटी के प्रमोट करने के लिए आपको करना चाहिए, दान करना चाहिए। बाद में इनका 1539 करतारपुर में, पंजाब में जो है, वहाँ पे इनका डेथ हो जाता है। और इन्होंने उस समय गुरु अंगद जो इनके शिष्य थे उनको उन्होंने अपना सक्सेसर बनाया। की एस्पेक्ट्स क्या हैं गुरु नानक देव के लाइफ और टीचिंग्स के, आगे हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट डे में इनका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या टीचिंग्स का जो है सिग्निफिकेंस है। तो इन्होंने बोला कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे कम्युनिटी मील हो, लंगर जो इन्होंने बोला। फिर पंगत, जो
ईटिंग टुगेदर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने देखा होगा जो लंगर्स लगते हैं वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि इस कास्ट के पर्टिकुलर लोग ही जा सकते हैं या इसके नहीं। वहाँ पे कोई भी कभी भी जा सकता है। और संगत, और उन्होंने बोला कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि मैसेज एक ओंकार सतनाम, मतलब एक ही भगवान है। और जिसे हम जैसे बोलते हैं कि ये हिंदुओं में इतने 33 करोड़ देवता है, उन्होंने बोला कि सब एक ही हैं। कोर वैल्यूज क्या थी? हिज टीचिंग्स सेंटर्ड ऑन फॉरगिवनेस, पेशेंस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसेंशियल फॉर फोस्टरिंग सोशल हार्मनी। इफ यू विल से सोशल हार्मनी को प्रमोट कर रहे थे ये। और इन्होंने बोला कि जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। जस्ट सोसाइटी में इनके ये तीनों पिलर्स जो हैं सिखिज़म के, इनके बारे में इन्होंने एडवोकेट किया था। फिर बोला हमें चैरिटी करनी चाहिए। ये जो 10 वंद है, इसका मतलब है 1/10 जो है वेल्थ का हिस्सा, 1/10 ऑफ अर्निंग टू हेल्प द नीडी। रेस्पेक्ट फॉर मूवमेंट्स। अगर ये देखोगे इनकी टीचिंग्स का एक मेन इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था कि वुमेन्स की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में जेंडर इक्वलिटी को शो करता है। जो जेंडर इक्वलिटी हम आज के टाइम में एडवोकेट करते हैं वो उन्होंने उस समय प्रमोट किया था। फिर इन्होंने पीस का हमने देख ही लिया, फेयरनेस, पीस, वननेस, कंपैशन, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं स्पिरिचुअल लीडरशिप। एज ए स्पिरिचुअल गाइड ही एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ गुरु इन प्रोवाइडिंग इल्यूमिनेशन, डिस्पेलिंग डाउट्स एंड गाइडिंग टुवर्ड्स ट्रुथ। अच्छा, सिखिज़्म। अब सिखिज़्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फाउंडिंग फादर कौन थे इनके? गुरु नानक ही थे 15th सेंचुरी में। ठीक है। इसके बाद इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोशन में सिखिज़्म का काफ़ी योगदान है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो दैट इज़ इटर्नल गुरु आफ्टर द 10 गुरुज। इसमें क्या है कि ये एक बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की स्पिरिचुअल बुक है। इसमें हाइम्स लिखे गए हैं, जैसे कि आपको लाइफ कैसे जीनी है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। खालसा एंड 5 केस। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, हमें पता है 1699 में। और इन्होंने सिखों को सिख सिंबल ऑफ फेथ के रूप में 5 चीज़ें करने के लिए बोला कि आप केस मतलब बाल, कंघा यूज करें, कड़ा जो मतलब ब्रेसलेट होता है वो, किरपाण मतलब स्वॉर्ड, तलवार, और कचेरा वैसे बोलते हैं, ये कच्चा जैसे टाइप है, शॉर्ट्स जो है हमारे, उसके लिए इन्होंने बोला है। ये जो 5 केस थे इनके लिए इन्होंने बोला कि सिंबल ऑफ फेथ है ये, जो सिखिज़्म फॉलो करते हैं उनके लिए। गुरुद्वारा और तख्त, काफ़ी जगह गुरुद्वारा और तख्त बनाए गए सो देट कि हम वर्शिप कर सकें उस एक भगवान की। तो उसमें 5 तख्त बनाए गए थे। 5 तख्त जो थे, पहला था तख्त अकाल तख्त जो है अमृतसर में, देन है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, वो आनंदपुर साहिब में है। इसको आनंदपुर साहिब भी बोलते हैं, आनंदपुर। ठीक है। उसके बाद है तख्त श्री दमदमा साहिब जो कि बठिंडा में है, और फिर तख्त श्री पटना साहिब पटना में है, और तख्त श्री हजूर साहिब जो नांदेड़ में, जो साउथ में है। ठीक है। बाकी सर्विस, सेवा, सेल्फलेस सर्विस के लिए जाना जाता है सिखिज़्म। ठीक है, ये हमें पता है। अब देख लेते हैं आज का जो आर्टिकल आया उसमें क्या लिखा है। जो सिखिज़्म है उसका कोर जो है वो है लव, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ये जो गुरु नानक जयंती है ये गुरु पर्व के रूप में सब जगह मनाई जाती है। इवन अगर हम फॉरेन में देखेंगे, फॉरेन डायस्पोरा, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि गुरु पर्व को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्ट्री हमने पढ़ी ली थी अभी।
आके देखते हैं कि नानक जी की कोर टीचिंग्स क्या थी। ही प्रमोटेड द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। हिज फेमस टीचिंग एक ओंकार जो हमने अभी देखा था, टॉक्ड अबाउट वन गुड गॉड फॉर ऑल। ही एम्फेसाइज्ड ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड इक्वलिटी। इन्होंने इक्वलिटी को पे एम्फेसाइज किया था, वुमेन्स को राइट्स देने चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है वो इसमें थोड़ा बहुत लिखा गया है, तो वो हम बात नहीं काम का है हमारे। लेसन्स क्या है फॉर द डिवाइडेड एजेस। डिवाइडेड एजेस की मतलब है कि आज के प्रेजेंट टाइम में उनका क्या लेसन्स हैं। हिज इसेंस ऑन डायलॉग ओवर डोमिनेंस। ये देखो क्या बोलते हैं, ही इंसिस्टेड ऑन डायलॉग ओवर डोमिनेंस, कि बात करने से होगा, किसी पे अधिकार करने से नहीं। कंपेशन ओवर क्रीड, लालच और उनसे कुछ नहीं होगा, कंपेशन होना चाहिए। और क्रीड मतलब कि सोशल जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सब जो रिलीजन है वो समान है, तो क्रीड में हमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है। उनका विजन था लाइक रीडिस्कवरिंग ए फॉरगॉटन मॉरल कंपास। ये हम एक टैग लाइन है, ये हम यूज कर सकते हैं। गुरु नानक्स विजन फील्स लाइक रीडिस्कवरिंग ए फॉरगॉटन मॉरल कंपास। ये एथिक्स में भी यूज किया जा सकता है, अगर हम कहीं कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें। फिर ये हमने देख ही लिया था, नाम जपना, किरत करना और वंद चखना। ये इनके 3 प्रिंसिपल जो थे वो थे। सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट, इसमें ये लिखा है, इट इज़ नॉट जस्ट ए रिमेम्बरेंस बट ए रिन्यूअल दैट द लाइट ही किंडल्ड 5 centuries ago स्टिल बर्न्स ब्राइट इन मिलियंस ऑफ हार्ट्स। तो जो उन्होंने 5 century पहले जो उन्होंने टीचिंग्स दी थी वो आज के टाइम में भी लोगों का हेल्प करता है। His legacy is testimony that reminds the world that real spirituality lies not in isolation but in engagement in serving others without pride and living truthfully without prejudice। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने यही बोला था कि रियल स्पिरिचुअलिटी वो जो है वो आइसोलेशन में रह के नहीं है, बल्कि इंगेज करके, लोगों से इंगेज करके उनको साथ में लेके चलने से है। एक और आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया है साइट्स, फ्लोरा एंड फौना के बारे में, कि ट्रेड जो है वो इम्पोर्ट करने पे, तो उसमें हम देखते हैं कि साइट्स क्या चीज़ होता है। तो साइट जो है एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, 1975 में ये इफेक्ट में आया था। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। 185 सिग्नेटरीज है। ये पहले में स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना। इंडिया जो कि 1976 में इसका सिग्नेटरी बना था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही हमने पास कर दिया था, उसके बाद हम 1976 में इसके सिग्नेटरी बने थे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है तो वो देख लेते हैं। ये एक कन्वेंशन है, इसमें बताया गया है कि 3 टाइप की अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 जो होती है उसमें हम मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ उनका लिस्ट रखेंगे। अच्छा, उसमें क्या करेंगे, उन लिस्ट पे जो भी स्पीसीज़ हैं उनका जो इंपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है उस पे बैन है, कंप्लीट बैन है, उनको आप नहीं इधर उधर कर सकते। फिर कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो थ्रेटेंड है, जिनका एक्सटेंशन हो सकता है अगर आपने उनको इधर उधर इंपोर्ट किया। तो इफ़ ट्रेड इज़ नॉट स्टॉप्ड, ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनमें अभी ट्रेड चल रहा है, बट अगर ट्रेड को स्टॉप नहीं किया गया तो वो एंडेंजर्ड और एक्सटेंशन की कैटेगरी में जा सकती है। तो दूसरे वो है। थर्ड वाला है कि जिसमें ट्रेड परमिटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट बोला गया है कि उसके लिए आपको परमिट्स और सर्टिफिकेट्स लेने होंगे फ्रॉम साइट्स और फ्रॉम दी लोकल नेशनल अथॉरिटी। ठीक है, जो भी जिस नेशनल की अथॉरिटी होगी वहाँ पे उनसे सर्टिफिकेशन और परमिशन चाहिए। एडिटोरियल की बात करें तो देखते हैं कि यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, रशियन ऑयल पे। तो
तो इंडिया वाले नहीं परचेज कर पा रहे हैं। तो इसका एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनकी जो सेल इंडस्ट्री है उसको उन्हें बचाना है। तो रशिया में देखते हैं पहले कि रशियन ऑयल के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं उन कंपनीज में से दो का नाम जो है वो है, ये याद रखने वाला है, रोजनेट एंड लुकोइल, जो कि 57% जो है रशिया का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। आगे हम देखेंगे, एक जगह और लिख दिया इन्होंने कि 60% प्रोड्यूस करता है। तो नियर बाई हम मान के चलेंगे कि 60% के अराउंड जो रशियन ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो इन दो ऑयल जाइंट्स हैं इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि अनलाइक यूएस सेक्शंस जो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक एंटिटीज़ को, यूएस के जो सैंक्शंस आर फार ब्रॉडर। मतलब यूएस के सैंक्शंस क्यों इतने खतरनाक हैं उनके बारे में इन्होंने बोल रखा है। इसलिए बोल रखा है क्योंकि अगर कोई यूएस के सैंक्शंस के बाद भी रशियन ऑयल या फिर किसी और एजेंसी के थ्रू ऑयल परचेज करता है या कोई भी आइटम परचेज करता है, तो ऐसे केसेस में यूएस उस पर नॉन कंप्लायंस का टैग लगा के उसको एक स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशंस एंड ब्लॉक्ड पर्सन्स, ये यूएस की गवर्नमेंट में उनको लिस्ट किया जाता है, जो कि कहाँ से इन्फोर्स किया जाता है, बाय यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। तो यूएस में एक इन्होंने यूएस ऑफिस बना रखा है। ऑफिस किस चीज़ का है? फॉरेन एसेट्स को कंट्रोल करने का, कि फॉरेन एसेट्स को कौन परचेज कर सकता है, कहाँ से परचेज कर सकता है, गवर्नमेंट्स कौन सी है, प्राइवेट एजेंसीज कौन सी है, उसके लिए इन्होंने एक ऑफिस बना रखा है। वो ऑफिस जो क्या करता है, वो स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स एंड ब्लॉक्ड पर्सन्स, हो सकता है नेशनल्स हो सकता है पर्सन्स हो। तो एसडीएन एक लिस्ट है इनके पास, एसडीएन स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स एंड ब्लॉक्ड पर्सन्स लिस्ट, उसमें ये डाल देते हैं। और एक और काम करते हैं, ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करने के लिए यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, उसको ये कट ऑफ कर देते हैं। किसी भी एजेंसी को, आइदर नेशनल हो या पर्सनल हो, उसको वो स्विफ्ट जो सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का, उससे अलग कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। इससे होगा क्या, ऐसे जो ट्रेड होते हैं उन पे जो है एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनरली ट्रेड जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है, और अगर स्विफ्ट सिस्टम नहीं है तो वो उसमें डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, लूजिंग एक्सेस कैन फ्रीज ए नेशंस ट्रेड ओवरनाइट। अगर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपका ट्रेड ओवरनाइट ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। सिमिलरली ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ऑयल के लिए ही है, ये चीज़ इन्होंने इंश्योरेंस पे, शिपिंग पे, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स पे, शिपिंग लाइंस पे, सॉफ्टवेयर वेंडर्स, इन सब के जो भी होते हैं उनमें सब पे लगा रखा है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पे अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं तो आप उसको कहीं और से परचेज नहीं कर पाओगे। ये बोला जाता है कि अगर एक बार वाशिंगटन ने कोई किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हार्डली कोई ऐसा होता है कि जो वापस हिम्मत करता है कि भाई मैं किसी के साथ एंगेज होकर ट्रेड कर लूँ। स्पेशली अगर देखा जाए तो एक ऐसी, सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री है जो रशिया के साथ ट्रेड टैरिफ्स के बाद भी अच्छे से ट्रेड कर रहा है। इंडिया को ये पहले ही पता लग गया था। अगर देखा जाए, एक केस स्टडी की बात करें तो जुलाई 25 में क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ने गुजरात के एक न्यारा एनर्जी रिफाइनरी है एक, वहाँ पे न्यारा एनर्जी करके, जिसमें रशियन के कुछ शेयर होल्डर्स, रशियन के कुछ शेयर थे रशियन। तो उसमें क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विसेज देना बंद कर दिया उस पर्टिकुलर कंपनी को। ठीक है, हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने जब सर्विसेज देना बंद किया तो ये डिजिटल जितने भी ऑपरेशंस थे
वो विद इन वीक्स में ख़त्म हो गए थे। अब जब डिजिटली कोई ऑपरेशन कर नहीं पाओगे तो रशियन में आप रशियन को डॉलर्स में उनमें कोई भी पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला जाता है कि यूएस के सैंक्शंस जो हैं वो फार मतलब ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट रहता है। फिर अभी देखें कि आखिर यूएस ये कर क्यों रहा है कि ट्रेड पे डेफिसिट और इन चीज़ों पे हम ये कर क्यों रहा है। तो इसके हम देखते हैं, एक सेकंड, ओके। सो ये ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में अगर देखोगे तो अमेरिका टॉप एक्सपोर्टर है विथ 150 बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट जो आर्म्स और एम्यूनिशंस का है वो अभी तक अमेरिका यूक्रेन को कर चुका है। तो ये क्या है, ये एक अमेरिका के लिए तो एक अच्छा बिजनेस है कि उनके जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देयर लॉजिस्टिक्स हैं, एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, वो सब कुछ कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, ये सभी सेक्टर जो डिफेंस सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स है, एनर्जी सेक्टर है, ये यूएस के बूम पे चल रहे हैं। अगर एक इकोनॉमिस्ट जेफरी सेचेस को देखें तो उन्होंने बोला है द रूट्स ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लाइक नॉट इन 2022 बट इन ईयर्स ऑफ नाटोज ईस्टवार्ड एक्सपेंशन। जब से नाटो ने अपना ईस्टवार्ड एक्सपेंशन किया है तब से ही रशियंस के मन में ये चीज़ खटक नहीं रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रिप अवे द रिटोरिक एंड वाशिंगटन्स रियल गोल कम्स इनटू फोकस, कीपिंग ग्लोबल ऑयल प्राइजेज हाई इनफ टू सेव अमेरिकाज फ्रेजाइल सेल ऑयल इंडस्ट्री। तो हो क्या रहा है कि अगर यूएस सैंक्शंस लगाएगा नहीं, सैंक्शंस लगाने से एक और चीज़ क्या हो रही है कि जो ऑयल सप्लायर्स हैं वर्ल्ड में वो लिमिट हो जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर मान लो कि ये कंट्री है, यहाँ अच्छा ऑयल हो रहा है, रशियन जो है वो वर्ल्ड का 1/10 अगर मान के चलो कि 1/10 जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो रशिया में होता है। तो अगर ये ट्रेड बंद कर दिया जाएगा तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं अदर कंट्रीज़ में लाइक अरेबियन कंट्रीज़, उनमें क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है। तो इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है कि अमेरिका में जो सेल कंपनीज़ हैं, सेल इंडस्ट्री जो इनकी है, सेल ऑयल की जो इंडस्ट्री, उसको ये फ़ायदा होता है कि जो बैरल $55 में पहले सेल हो रहा था, आज के टाइम में अगर वो $60 में या $65 में सेल होगा तो उनकी कंपनीज़ को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसलिए जो यूएस है वो नहीं चाहता कि रशियन ऑयल को कोई परचेज करे, बिकॉज उनके फिर जो सेल इंडस्ट्री है उससे वहाँ से ऑयल कोई परचेज नहीं करेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि $55 का एक बैरल पड़ता है रशियन। और सैंक्शनिंग रशियन फर्म्स दैट सप्लाई ए 10th ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड टाइटन्स ग्लोबल सप्लाई एंड लिफ्ट्स प्राइजेस। यही तो मेन रीज़न है कि एक बैरल पे अगर आपको $5 या $10 का अगर फ़ायदा हो रहा है या $15 का होने लग गया तो आपकी जो कंपनीज़ हैं यूएसए की उनमें तो काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो हमेशा बूम पे रहेगी। सो इसलिए ये स्ट्रेटजी रहती है यूएस की कि रशियन ऑयल्स को वो मार्केट में ना आने दिया जाए। अगर देखा जाए तो यूएस मेनली प्रोड्यूस, यूएस में एक और प्रॉब्लम है कि वो जो सेल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ वेरी लाइट एंड स्वीट सेल ऑयल। स्वीट मतलब सस्ता जो है वो सेल ऑयल होता है। वाइल मैनी रिफाइनरीज एट होम, और अगर हम बाहर की रिफाइनरीज देखेंगे जो रशियन में है या अरबिन या वेनेजुएला में जो रिफाइनरीज है, वहाँ पे क्या है ना, हाइयर ग्रेड का क्रूड ऑयल मिलता है। तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि हाइयर ग्रेड का है तो अगर उसको प्यूरिफाई किया गया तो हमें एक अच्छा ऑयल मिलेगा, मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे अगर हमने पेट्रोल निकाला तो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलेगा। सिमिलरली अगर क्रूड ऑयल जो यूएसए वाला है उससे अगर हम पेट्रोल निकालेंगे तो हमें पेट्रोल थोड़ा
अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के पेट्रोल होते हैं, कभी आपने देखा होगा। एक होता है नॉर्मल पेट्रोल, एक को बोलते हैं एक्सप्रेस पेट्रोल। तो बोलते हैं कि ये एक्सप्रेस वाला बहुत अच्छा पेट्रोल होता है। तो ऐसे ही मतलब जो यूएसए से आएगा क्रूड ऑयल, उसमें जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं कि रशियन ऑयल्स को या क्रूड ऑयल को यूज करने का। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है कि वाशिंगटन में एंड अप एनरिचिंग अदर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू वेनेजुएला एंड प्लगिंग द वर्ल्ड इनटू ए यूएस मेड एनर्जी क्राइसिस। अभी हो क्या रहा है कि एक ऐसा क्राइसिस आ सकता है अगर यूएस ने टैरिफ्स लगाते रहे। कल को ये पता लगा अरब पे लगा दिया, फिर ईरान पे लगा दिया, फिर वेनेजुएला पे लगा दिया, जो कि इन्होंने पहले किया था। वेनेजुएला की इकोनॉमी एकदम ख़त्म हो गई थी। तो अगर ऐसा होगा तो फिर होगा क्या कि एक ऐसा एनर्जी क्राइसिस आएगा कि लोगों के पास एनर्जी यूज करने के कोई ऑप्शंस ही नहीं रहेगा। और ये भी एक चीज़ यहाँ पे और देखिए कि जो यूएस का जो ये काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनसे खरीदें, बट यूएस के पास खुद के पास प्रोडक्शन इतना है ही नहीं। अगर इन्होंने रशियन को या अदर जो कंट्रीज जो हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, अगर उन पे टैरिफ लगा दिए या उनके ऑयल को मार्केट में आने से रोक दिया, तो इनको लगेगा कि भाई सब लोग इनसे परचेज करेंगे। पर इनके पास खुद के पास इतना वो है ही नहीं कि जितना ये प्रोड्यूस कर पाए इतना, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक एनर्जी क्राइसिस डेफिनेटली आने के चांसेस रहेंगे। इंडियन जो रिफाइनर्स हैं उनको ये बातें अभी पता चल गई है। इवन आगे देखेंगे कि इंडिया कुड रजिस्ट यूएस टैरिफ्स बट सैंक्शंस आर हार्डर। एक और चीज़ है कि टैरिफ्स को रजिस्ट कर रहा था इंडिया, लेकिन अगर सैंक्शंस ही लग गए कि भाई आप बिल्कुल खरीद ही नहीं सकते, उस केस में ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ, क्योंकि आपको अपने एनर्जी सेक्टर को कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक फैक्ट है जिसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। तो अभी क्या कर रहे हैं जो इंडियंस, जो रिफाइनरीज हैं, जो इंडियन बैंक्स हैं, वो अभी एक ऐसा पेमेंट सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स पे ना डिपेंडेंट हो। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया ने यूपीआई का यूज करना काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में यूपीआईज़ को एक्सपेंड कर दिया है, यूपीआई का यूज़ करना। इवन जो हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं कि रुपीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इंडिया ने क्या किया है कि एक ये भी अभी ट्राई किया जा रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है, ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है कि सो दैट की जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड हो वो उस पर्टिकुलर करेंसी में हो जाए। इवन जो रीजनल अपना जो एरियाज़ हैं रीजनल इंडिया के आसपास के, वहाँ पे भी ये बात चल रही है कि उनका भी एक कॉमन पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि इससे आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्टिंग एक्सप्लोरेशन, अच्छा ये भी है कि आज हमारा जो 85% जो हम ऑयल का, क्रूड ऑयल का जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहले ये था कि हम 90s के टाइम में हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं था, तो हम ज़्यादा उतना मतलब इंपोर्ट नहीं करते थे। अब क्या है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो 85% बढ़ गया है आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्टिंग एक्सप्लोरेशन। क्यों, क्या किया था हमने कि हमने सोचा कि यार हम तो खरीद ही लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है खुद के यहाँ पे ढूंढने का। तो हमने कभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात ही नहीं की, जो कि एक बिगेस्ट फैक्टर रहेगा इसमें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो ऑलवेज हम एक डेट ट्रैप में ही रहेंगे, या फिर डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा ट्रेड में कभी भी सरप्लस नहीं होगा, ट्रेड में हमेशा डेफिसिट रहेगा। सो इसी के लिए इंडिया ने क्या किया है, अभी डोमेस्टिक ऑयल को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया है जो कि इंडिपेंडेंट हो यूएस के कंट्रोल से। जैसे हमने देखा ना कि भाई हमने सॉफ्टवेयर्स जो हैं उन पे डिपेंडेंसी कम कर दी है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि यूएस के सैंक्शंस जो हैं वो रशियन ऑयल पे इतने ज़्यादा क्यों हैं।
ठीक है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, इससे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिलती है और कुछ इसमें अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। जैसे हमारा जो न्यारा एजेंसी वाला, ये जो एनर्जी वाला जो है रिफाइनरी वाला, ये गुजरात बेस्ड जो थी, तो इसको हम एज ए केस स्टडी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमें ये भी देखना है कि इसमें अमेरिका का कितना फ़ायदा हुआ, अमेरिका क्यों चाहता है ये करना उन। ठीक है। फिर इंडिया में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कम हम कैसे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। अब एक अच्छा, अभी इसी केस में ना एक यूएस के सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है, या फिर एक मतलब कुछ उनके वहाँ पे जो ट्रम्प ने जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्स्ट्रा पावर्स यूज़ किए, तो उसमें एक उनका एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट होता है, जो ये बताता है कि आप इमरजेंसी केसेस में कौन कौन सी इकोनॉमिक पावर्स कितनी लिमिट तक यूज कर सकते हो। तो उस एक्ट में अभी जो ट्रम्प ने जो भी डिसीजन लिए हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है कि वहाँ पे एक इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट भी है, जिसमें वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। जेएनके में अभी बवंडर चल ही रहा है, आपको सबको पता है, लेह लद्दाख वाला इशू चल रहा है, यूनियन टेरिटरी। तो जेएनके को अभी एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हम बोलते हैं कि एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है, ठीक है, तो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट में। अभी ये बोल रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस दिया गया था लेह एंड लद्दाख को, वो एक इनएफिशिएंट मॉडल है कि जब 2019 में जब जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ठीक है, जेएनके का जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तब ये बोला गया था कि हम स्लोली स्लोली एक स्टेट के स्टेटस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम सडनली आपको यूनियन टेरिटरी से स्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है वो भी करना होता है, और अभी जो है वो आपका जो है एरिया जो है वो इसके लिए रेडी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए इसमें कुछ डिस्कशन कर रखा है, देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऑथर है ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर मींट टू इम्पोज ए सिंगल टेम्पलेट ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द यूनियन, कि एक सिंपल टेम्पलेट, फिक्स टेम्पलेट जो है वो नहीं बना सकते हम, कि सिंगल टेम्पलेट नहीं बना सकते कि इसी टेम्पलेट पे चलेगा, क्योंकि हमने देखा है आगे ये फिर और बताते हैं कि जैसे हाइब्रिड मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जैसे आर्टिकल 239A एंड आर्टिकल 239AA, जिसमें हमने पौंडीचेरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनके लिए सेपरेटली मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सेपरेट एजेंसीज रहेंगी। जैसे दिल्ली में हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है कंप्लीट, ठीक है, उनको पुलिस भी अलग से दे रखी है। तो ये चीज़ें जो है ये बोल रहे हैं कि जब दिल्ली और पुडुचेरी में हो सकता है, तो ये जो है लेह लद्दाख में क्यों नहीं हो सकता? उसको आप कब एक स्टेट का दर्जा देंगे? तो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर मीन टू इम्पोज ए सिंगल टेम्पलेट ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस द यूनियन, इट रिकॉग्नाइजेज दैट डिफरेंट रीजन्स में रिक्वायर डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन जियोग्राफी, डेमोग्राफी एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक अभी बीच में एक आर्टिकल भी आया था 18 अक्टूबर को, स्टेट ऑफ डिले, जिसमें मतलब बोला गया था कि स्टेटस देने के लिए जो डिले किया जा रहा है स्टेटहुड का, तो उसके रिगार्डिंग अच्छा आर्टिकल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन ऑर्डर टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जो आप है वो स्टेटहुड दोगे तभी वो हो पाएगा। उन्होंने फिर ये भी बोला है कि आप आर्टिकल जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी सेम चीज़ लिखी गई है, ठीक है, वो भी
देखना। आगे बोला है कि टू व्यू दिस फ्रेमवर्क एज इनएफिशिएंट इज टू मिसरीड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस। इट्स वैल्यू लाइज मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल। बोला कि एक आप अगर आप ये यूनियन टेरिटरी बना रहे हो, यूनियन टेरिटरी, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक तरह से सेंटर के कंट्रोल में रहेगा ये, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में रखने से रिप्रेजेंटेशन और कंट्रोल इन दोनों के बीच में हमारे पास बैलेंस नहीं बन पा रहा है। द रियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट हाउ स्विफ्टली पावर इज ट्रांसफर्ड बट हाउ सस्टेनेबली इट इज़ एक्सरसाइज्ड। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप कभी भी अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका अगर आपको रियल टेस्ट करना है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी से पावर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। जैसे कि अभी स्टेटहुड ये इसके अगेंस्ट में भी जाता है। एक अगर देखें तो कि भाई स्टेट बना दिया जाएगा तो स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लोग ही नहीं है, तो इतना जल्दी मतलब पावर ट्रांसफ़र कर देना वो इस मतलब सही नहीं है, तो वो सस्टेनेबली होना चाहिए। फिर ये बोलते हैं कि इट एंश्योर्स दैट रिप्रेजेंटेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इवॉल्व टुगेदर। ये बहुत अच्छा लाइन है, ये आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं। दैट कि ज़रूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन दे दिया और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि पावर को जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको जल्दी से पावर ट्रांसफ़र नहीं करनी है, आप स्लोली करो बट कर दो। 2019 से 25 आ गया लेकिन अभी तक वो यूनियन टेरिटरी ही रहा। तो ये बोल रहे हैं कि आप सस्टेनेबल तरीके से उसको एक्सरसाइज करो और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और रिप्रेजेंटेशन है। एक और चीज़ देखना कि जब आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होगा तो आपके पास एक तरह से पावर आएगी। पावर आएगी तो पावर के साथ हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक फेमस कोट भी है ना, इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। जब उसको पावर दे देंगे तब पता लगेगा एक्चुअली वो उसका कैरेक्टर कैसा है, वो करप्ट है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ इवॉल्व करवानी है। इट्स एबिलिटी टू कंबाइन यूनिटी विथ डाइवर्सिटी एंड अथॉरिटी विथ रेस्ट्रेंट। फिर बोलते हैं कि द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड व्हेन इट कम्स शुड नॉट सिंपली मार्क ए पॉलिटिकल माइलस्टोन बट रीअफर्म द कॉन्स्टिट्यूशंस क्वाइट जीनियस। इट्स एबिलिटी टू कंबाइन यूनिटी विथ डाइवर्सिटी एंड अथॉरिटी विथ रेस्ट्रेंट। अच्छा, हमने ये भी देखा कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा होगा, ठीक है। क्या कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कि पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स जो है, ठीक है, दे आर लिमिटेड। इसको दूसरे फॉर्म में हम लिमिटेड गवर्नेंस या लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि इंडिया में अगर आप मतलब रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ दोगे, स्टेटहुड दोगे, तो ये क्या एक पॉलिटिकल माइलस्टोन होगा कि भाई इतना जल्दी आपने ये सब कुछ कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम बोलते हैं कि यूनिटी के साथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये एक साथ चल सकते हैं, दे कैन इवॉल्व टुगेदर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सिमिलरली अथॉरिटी, पावर जो है वो रिफरेंस, पावर प्लस रेस्ट्रेन, ये दोनों, रेस्ट्रेन मतलब लिमिट, पावर प्लस लिमिट दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसी फॉर्म में ये बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी दोनों एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक काफ़ी अच्छे थॉट इसमें है कि द रियल टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज हाउ स्विफ्टली पावर इज ट्रांसफर्ड बट हाउ नॉट, मतलब ये इसमें नहीं है कि कितना जल्दी से पावर ट्रांसफ़र हुआ, बट सस्टेनेबिलिटी कितनी एक्सरसाइज करने में हुई है।
सेकंड, representation and responsibility, they evolve together just like unity and diversity and authority with restraint. ठीक है, तो ये चीज़ आप अपना एक टैगलाइन जो है इसको यूज करने के लिए लिख सकते हैं. और एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और लिखा है कि इन ऑर्डर टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो हम ला सकते हैं. The strength of India's federal structure lies in the capacity to adjust without fracturing. The UT with an assembly is a constitutional instrument that embodies this adaptability. तो आपको यूनियन टेरिटरी के साथ इसको एक असेंबली भी देनी पड़ेगी सो दैट रिप्रेजेंटेशन हो सके. अभी मैंने जैसे बताया था कि क्लाइमेट चेंज पे हम बोलते हैं कि इमिशंस कट करो. ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज है वो रहता है कि इमिशंस कट करो, क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर लेंगे. ठीक है, लेकिन बिल गेट्स जो है वो उनका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट है. तो क्या व्यू पॉइंट है वो देख लेते हैं. ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑल रिसोर्सेज एंड लिमिटिंग द राइज इन टेम्परेचर्स, ग्रेटर इम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी. कि आप इमिशंस को कट करने पे ज़्यादा फोकस मत करिए, आप उस पे फोकस करिए कि आपका जो इम्फेसिस ज़्यादा है वो होना चाहिए हेल्थ पे और प्रोस्पेरिटी पे. कैसे हम लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोस्पेरिटी दे सकते हैं. ठीक है, ही आर्ग्यूड कैन मेक पीपल बेटर प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स. तो आगे हम देखते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि इमिशन कट्स, अगर हम इमिशन कट कर रहे हैं तो हम मिटिगेशन कर रहे हैं. ठीक है, और मिटिगेशन वर्सेस एडाप्टेशन, कि हम मिटिगेशन कितना भी कर लें लेकिन जब तक हम उस चीज़ के लिए एडाप्टेशंस नहीं लाएंगे तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो हमें हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंक्रीज करना है सो दैट हम एक क्लाइमेट रेजिलिएंट हो सकें. ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस जो है वो डेवलप कर सकें. आर्ग्यूमेंट इन्होंने क्या दिया है कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये बोल रहे हैं कि ये इतना भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है. पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया है कि ये सिविलाइजेशन का एंड नहीं होगा इससे. कि अगर मान लो कि 1.5 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं 2030 तक, कि 1.5 टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज जो है ग्लोबल टेम्परेचर में, उसका हम सोच रहे हैं कि उसको हम अटेन करें 2030 तक. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे करने से कोई सिविलाइजेशन का एंड नहीं हो रहा है. इनका ये आर्ग्यूमेंट है, ध्यान देना, इनका ये आर्ग्यूमेंट है. उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने कि बाई एडेरिंग टू द सम टेम्परेचर टारगेट्स, कि आपने एक टेम्परेचर का टारगेट बना दिया 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में बोला था. इट नोज द ओनली वे टू एड्रोस, कि बोला ये एक अकेला तरीका नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, टारगेट को मीट करने के लिए आप उस पर लगे पड़े हैं. तीसरा है कि जो हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी और हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन द पुअर रीजन्स आर प्रोबेबली द बेस्ट डिफेंस, कि आप जो पुअर्स हैं, ठीक है, पुअर रीजन्स जो है उन पे फोकस करिए, वहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, वहाँ लाइवलीहुड जो है उसको इंक्रीज करिए, वहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाइए. उससे क्या होगा, वो जो रीज़न है वो अगर इसमें आ जाएगा कैटेगरी में कि वो ना तो हेल्थ इश्यूज उसको हो सकते हैं, वो लाइफ अच्छी जी रहा है, उसके आसपास डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वो ऑब्वियसली क्लाइमेट इफेक्ट उसना नहीं होगा उस पर. इनका ये कहना है. ये बोलते हैं कि
इम्प्रूवमेंट करना है तो एग्रीकल्चर में करिए, बेटर हेल्थ लाइए, ग्रेटर एक्सेस टू हीटिंग एंड कूलिंग एंड एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये ऐसे काम करिए आप, सो देट आप क्लाइमेट चेंज जो है उसको निगेट कर सको। अब ये बोल रहे हैं कि अब इसमें आगे उत्तर बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई नए आइडियाज़ हैं, ये पहले भी मतलब आइडियाज़ दिए गए थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट बैठे होंगे, वो बोल रहे हो भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, अगर मैंने ये बताया है कि 1.5 से 2.0 तक ही रखने का टारगेट है, तो भाई कुछ ना कुछ समझ के बोला होगा ना। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट्स हैं, वो इसमें कभी कभी इसमें एग्री नहीं करेंगे, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं जो स्टडीज़ करके बैठे हैं इस पे, वो बोलेंगे नहीं नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं पता है, हम जो बता रहे हैं वो बेस्ट है। तो डिमांड्स फॉर रैपिड इमिशन कट्स एंड इमीडिएट एनर्जी ट्रांजिशन एंड अर्ली एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये अच्छा, इसमें भी एक चीज़ याद रखना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होंगी वो बोलेगी कि नहीं भाई इमिशन कम कम करो, डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलेगी भाई इमिशन हम क्यों कम करें। ठीक है, तो इसमें ये भी एक चलता है पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ जो है पेरिस एग्रीमेंट, जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्री सबमिट होती है उसमें हमेशा ये रहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती है वो इमिशन कट करने के लिए एग्री जल्दी से नहीं होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो बोलते हैं हाँ भाई करना चाहिए। अब इसमें देखो साइंटिस्ट क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं देर इज़ नो वे टू रिबूट द प्लानेट इफ़ यू क्रैश इट। तो बिल गेट्स बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप हेल्थ उल्थ इस पे ध्यान दो। तो साइंटिस्ट बोलते हैं भाई अगर एक बार क्लाइमेट अगर आपने ख़राब कर दिया तो उसका देर इज़ नो वे टू रीबूट इट, वापस इसको सही करने का कोई तरीका नहीं है। आपको पता ही होगा ओजोन लेयर जो है डिप्लीशन, उसको आज करते करते कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम कभी भी उस लेवल पे अभी कम से कम 50 से 60 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन हम ओजोन को रीस्टोर नहीं कर पाए। सिमिलरली अगर क्लाइमेट एक बार ख़राब हो गया, अगर एक बार ये लेवल बढ़ गए तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ तो बढ़ती रहेगी, तो कभी भी वो वापस रीबूट नहीं हो पाएगा। ये साइंटिस्ट व्यू पॉइंट देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो इसलिए बेटर टारगेट्स हैं। और ये भी बोलते हैं कि हम इमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा ये मतलब नहीं है कि हम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन का जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, यार हम रिसोर्सेज यूज़ नहीं करना चाह रहे, इनका ये पॉइंट है। एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला रिड्यूसिंग इमिशंस वाज नॉट डाइवर्टिंग रिसोर्सेज बट प्रोटेक्टिंग देम, कि हम जो इमिशन का जो रिडक्शन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं कर रहे हैं, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एक अच्छा कोट है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा कोट है और ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसको याद रख लेना एक तरह से कि पीपल ऑफन थिंक ऑफ क्लाइमेट चेंज एज ए सेपरेट बकेट एट द एंड ऑफ ए रो लॉन्ग रो of other brackets of problems we are trying to fix. This includes poverty, disease and access to clean water. But climate change is not a separate bucket. It is a hole in every bucket. ठीक है, तो क्या अच्छा इन्होंने एनेक्डोट और एग्जाम्पल यूज किया है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स की बकेट्स है। मान लो कि एक में हमारे पास पॉवर्टी, एक में एजुकेशन नहीं है, क्लीन एनर्जी नहीं है, क्लाइमेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ेज हैं। तो बोलते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज जो है वो कोई सेपरेट अलग से बकेट नहीं है जिसके लिए मतलब अलग से कुछ करना पड़े। वो बोल रहे हैं कि अगर आपका हेल्थ में इशू है तो वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का कोई रीज़न है, उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अगर आपको पॉवर्टी हो रही है ज़्यादा अगर आपके एरिया में तो वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज हर बकेट में रहेगा। बकेट का मतलब है कि हर प्रॉब्लम का एक ना एक कोई जो इंटरलिंक करके चलेंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे आप क्या कर सकते हो
कोई और जब आप कोई आंसर लिखो तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज कर सकते हो कि दीज आर द बकेट्स, दीज आर द थिंग्स। बकेट की जगह आप कोई और एग्जांपल या आप कोई और आइटम ले सकते हो कि बट ऑल दे आर हैविंग सिंपल और फिक्स होल, दैट इज वन होल। सपोज there are many regions but ultimately all the regions are leading to the poverty, so you can say this example you can use in the that case. So this is the beauty of using the न्यूज़पेपर्स। जब लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ना चाहिए या आप मंथली मैगजीन पढ़ लो, लेकिन वहाँ से ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको कभी भी, इसीलिए वो माइंड जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा लिखने के लिए, और यहाँ से हमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और ये अच्छा पॉइंट है कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कि वंस यू क्रैश इट यू कैन नॉट रिबूट इट, ये भी एक टैगलाइन है अच्छी, ये भी आप यूज कर लेना। काफ़ी सारे ये भी बोलते हैं कि हमने एमिशन रिड्यूस करके कर क्या लिया, इसका इफेक्ट तो इतना दिखता नहीं है। तो कभी कभी बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो जल्दी से दिखते नहीं है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होता है कि एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशंस हैव यील्डेड मिनिमल रिजल्ट सो फार। आगे देखते हैं, साइंटिस्ट themselves maintain that even if global emissions, ये साइंटिस्ट खुद बोलते हैं कि ग्लोबल इमिशन इफ somehow meticulously turn to zero all of a sudden। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी याद रखना कि अगर इमिशंस को सडनली आप जीरो भी लेके आ गए, ठीक है, तब भी ये श्योरिटी नहीं है। ये श्योरिटी क्या, तब भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली क्लाइमेट चेंज जो है उसमें आपने एक साल में वापस सही कर लोगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने यही पॉइंट दिया है कि अगर हम सडनली जीरो भी लेके आ गए, देयर वुड बी नो चेंज इन क्लाइमेट इम्पैक्ट्स फॉर एटलीस्ट फ्यू मोर डिकेड्स। मतलब कुछ डिकेड्स, 2 डिकेड 3 डिकेड ऐसे हो सकते हैं जब हमें क्लाइमेट चेंज का जो है वो इम्पैक्ट हमेशा नज़र आएगा, और जो ग्लोबल इमिशंस हमने कंप्लीटली शट डाउन कर दिए उससे भी कोई नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कोरोना का केस देखा होगा, ठीक है, कोरोना एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, कि कितना हमने मतलब कर लिया था कि एकदम पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी इंडस्ट्री जो है शट डाउन हो गई थी। लेकिन आज भी अभी हमने आर्टिकल पढ़ा कि AQI जो है दिल्ली का और इसके जो इंडिया गैंगटिक प्लान IGP प्लान IGP जो एरिया है उसमें कितना मतलब वापस एयर का पोल्यूशन हो गया है विद इन मतलब आई थिंक 4 to 5 ईयर्स। इतना भी नहीं लगा होगा, वो तो उस समय डाटा हमारे पास अभी मेरे पास है नहीं, तो ये मान के चलो 4 to 5 ईयर में भी हम देख के चल रहे हैं कि AQI लेवल जो है आज भी अगर न्यूज़पेपर या फिर आप टीवी में देखोगे तो AQI लेवल जो दिल्ली का है वो 350 प्लस है मोस्ट ऑफ द एरियाज का। तो ये शो कर रहा है कि सडनली अगर शट डाउन कर भी दिया जाए तो डिकेड्स लग जाएंगे हमें। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट द फ्रेश इमिशंस बट द एक्यूमुलेटेड। अच्छा, होता है क्या है, हमें लग रहा है कि हमने इमिशन को कट कर दिया, अब तो इमिशन एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। आप एक फैक्ट याद रखना, CO2 जो इमिशंस होते हैं वो एटमॉस्फेयर में सेंचुरीज तक रहते हैं। मतलब इतना हार्ड है इस CO2 इमिशन को कंटेन करना, क्योंकि एक तो क्या है, एक तो ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहता है, दूसरा है ये डिसइंटीग्रेट भी नहीं होता। मतलब CO2 इमिशन एक बार हो गए तो ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, इसको डिसइंटीग्रेट होने में सेंचुरी लगती है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है या नहीं होगा अगर सडनली हमने कम कर दिया। एक और फैक्ट पॉइंट दे रहे हैं कि हमने जो 20% ऑफ जो एडाप्टेशन क्लाइमेट फंड बना रखा है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस करने के लिए, उसमें जो डायरेक्ट किया जाता है, जो फंड का 20% हिस्सा है वो एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। यहाँ हम देख रहे थे ना कि मिटिगेशन पे ही हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम साथ के साथ हम एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया का पोजीशन क्या है या इंडिया क्या मतलब चिल्ला रहा है वो देख लेते हैं। तो इंडिया बोलते हैं कि इंडिया ने तो पहले ही बोला था कि भाई इमिशन मत करो, ऐसे करो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, इट हैज सेड दैट कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स अंडर सम आर्बिट्रेरी थ्रेशोल्ड। ये भी याद रखना कि
ये थ्रेशोल्ड आया कहाँ से यार, ये कि 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है, ये कहाँ से आया? ये रेंडमली सिलेक्ट किया गया है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि भाई कुछ ना कुछ डाटा देना है, बोले नहीं कुछ नो दे दो, लो 1.5 से 2% दे दो। ठीक है, तो इंडिया बोल रहा है कि वाज ए फ्लॉड वे ऑफ डीलिंग विद द क्लाइमेट क्राइसिस, कि क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने के लिए ये जो ग्लोबल टेम्परेचर का थ्रेशोल्ड, आर्बिट्रेरी थ्रेशोल्ड जो सेट किया गया था, ये फ्लॉड है। वो बोल रहे हैं, इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं कि रैपिड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन इनकम वाज द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो ये टैगलाइन याद रखना, ये वाली, रैपिड डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन इनकम। अच्छा होगा क्या? रैपिड डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से होता है क्या है? डेवलपमेंट से होता है क्या है? डेवलपमेंट होगा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, एजुकेशन का होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो लोग जॉब्स के लिए भी अवेयर होंगे, जॉब्स के लिए अवेयर होंगे तो इनकम ऑब्वियसली, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों की बढ़ जाएगी। तो ये अच्छा है एक एग्ज़ाम्पल, इसमें देखो ये वाला एग्ज़ाम्पल अच्छा है, ये अच्छा है, जीरो ये एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। इसके बाद CO2 एमिशंस के बारे में पता रखना है हमें। और ये जो बिल गेट्स ने बोला इसको भी याद रखना है कि हम मिटिगेशन पे ही ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान जो है मिटिगेशन वर्सेस एडाप्टेशन। तो जो भी हम क्लाइमेट की रिगार्डिंग कभी भी अगर हम बात करेंगे एथिक्स में करें, या फिर GS 3 में जब कभी हम क्लाइमेट के बारे में, या फिर GS 1 में भी अगर ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें, तो हमारा ये होना चाहिए कि मिटिगेशन ही नहीं, एडाप्टेशन पे भी फोकस किया जाए। और मिटिगेशन पे ज़्यादा फंड अलॉट हो रहे हैं, एडाप्टेशन पे कम हो रहे हैं। मिटिगेशन पे 80%, 20%, दैट इज़ ओके। ठीक है, शाहबानो वर्डिक्ट, शाहबानो वर्डिक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट, एक मूवी आ रही है शाहबानो पे, इसलिए ये थोड़ा हॉट स्पॉट बन गया है पॉलिटी के लिए। तो ये ज़रूर पढ़ के जाना, शाहबानो वर्डिक्ट क्या होता है, क्या था। 1978 की बात है। ठीक है, इंदौर में एक लेडी थी, शाहबानो बेगम, उनके हस्बैंड थे। उन्होंने क्या किया, 43 ईयर्स की जब शादी को हो गए, मतलब जब भी इनकी शादी हुई होगी 43 ईयर्स की शादी, मतलब शादी होने के 43 ईयर बाद में उन्होंने क्या किया, इनको डाइवोर्स दे दिया। ठीक है, और डाइवोर्स दिया तो ये मैडम चली गई कोर्ट में, या फिर मुस्लिम, पहले ये मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग इसको डाइवोर्स दिया गया। और उस डाइवोर्स में ये डिसाइड हुआ कि हम इद्दत, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक कंसेप्ट है इद्दत। ठीक है, इद्दत पीरियड है एक, कि जब कोई डाइवोर्स लेता है उसके 3 महीने तक, ये इद्दत पीरियड माना जाता है कि 3 महीने तक, डाइवोर्स लेने के 3 महीने बाद तक जो मेंटेनेंस होगा वुमेन के लिए रिक्वायरमेंट, वो मेंटेनेंस हस्बैंड उसको देगा। तो इसमें भी यही केस हुआ कि इनकी 43 साल की शादी के बाद 3 महीने का जो मेंटेनेंस था इनको मिला, उसके बाद मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। लेकिन अच्छा, इसमें ये भी केस था कि इद्दत क्या था, वेटिंग पीरियड ऑफ 3 मंथ, कि इनमें ये होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये लिखा हुआ था कि डाइवोर्स के 3 महीने बाद आप वापस मैरी कर सकते हो, मतलब शादी कर सकते हो। इसलिए ये जो इद्दत है, इद्दत का जो पीरियड, ये 3 महीने इसलिए बताया गया है कि 3 महीने बाद में आप शादी कर सकते हो, शादी कर सकते हो तो हम मेंटेनेंस आपको क्यों दें। तो ये केस 1978 में फिर ये गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1985। ठीक है, 1985 में 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने यूनानिमस जजमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने, अच्छा इसमें क्या हुआ था कि जब
इसके हस्बैंड कोर्ट में चले गए थे, ये नहीं गई थी, मतलब इनमें लिखा है आगे कि इन खान्स, सॉरी, डिसमिस्ड खान्स अपील, देखो यहाँ लिखा है ना डिसमिस्ड खान्स अपील, मतलब इसके हस्बैंड, हस्बैंड का नाम था मोहम्मद अहमद खान, ठीक है। तो उनका जो अपील था, उन्होंने कोर्ट में जाके मतलब बोला कि मैं किस बात का मेंटेनेंस दूं भाई, मैंने तो 3 महीने का मेरे इद्दत में लिखा हुआ है, तो मुझ पर्सनल लॉज में लिखा हुआ है इद्दत पीरियड तक देना होता है, तो मैंने दे दिया। तो 1985 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, इन्होंने बोला कि जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वो सब पे सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इस प्रोविजन में लिखा क्या था सीआरपीसी के 125 में, दिस प्रोविजन ऑब्लिगेट्स ए पर्सन विथ सफिशिएंट मीन्स टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू दोज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। बोला कि भाई रेस्पॉन्सिबल तो तुम हो, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, तो जो मेंटेनेंस है वो भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों इनेक्ट किया गया? इट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन एंड देर वॉज नो रीजन टू एक्सक्लूड मुस्लिम वुमेन, कि भाई हम मुस्लिम वुमेन्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। आगे ये था कि भाई अगर आपने, चलो ठीक है आपने 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन 3 महीने के बाद मान लो वो जो लेडी है जिसको आपने डाइवोर्स दिया है, वो अगर किसी से मैरी नहीं कर पाती, तो डेफिनेटली वो मैरी नहीं कर पाएगी, तो उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए मेंटेनेंस की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई वो मेंटेनेंस कौन देगा फिर? और उन्होंने ये भी बोला कि कुरान में भी ये लिखा गया है कि कुरान आल्सो इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन ए हस्बैंड टू प्रोवाइड फॉर हिज डाइवर्स्ड वाइफ। बोले भाई तुम्हारे तो कुरान में भी लिखा गया है कि आपको मेंटेनेंस तो देना है। अच्छा, अपोजिशन क्या हुआ? सिमिलरली क्या है, जब ये केस चल रहा था तब होनी थी इलेक्शंस का कुछ केस आया, इलेक्शंस का आया तो पॉलिटिकल प्रेशर भी आया। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया कि मुस्लिम वोट बैंक, अब देखो उस समय जब ये केस चल रहे थे तो मुस्लिम वुमेन्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे मेंस का जो है वो ज़्यादा पावर था। आज के टाइम में थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि अभी भी ज़्यादा है। तो हुआ क्या कि जो राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए एक एक्ट पास किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986, कि यार ये जजमेंट सही नहीं है, इसको ख़त्म करो। कि द लॉ स्टिपुलेटेड दैट डाइवोर्स वुमेन वाज एंटाइटल टू ए रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली फॉर इद्दत पीरियड। देखो उन्होंने क्या किया, बोले इद्दत पीरियड तक ही मिलना चाहिए, ये इनके पर्सनल लॉज में लिखा है और हम इनमें छेड़खानी नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक जजमेंट के अगेंस्ट में काउंटर एक्ट ले आए वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि हिंदू जो राइट विंग थे उनका प्रेशर आया कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप, उसको क्या करेगी वो। तो उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो गवर्नमेंट है वो झुक गई है मुस्लिम हार्डलाइंस के लिए सामने, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, दैट ईयर अमिड प्रेशर फ्रॉम हिंदू राइट विंग ग्रुप्स हु शेड द गवर्नमेंट हैड bowed डाउन टू हार्डलाइन मुस्लिम्स, द गेट्स ऑफ बाबरी मस्जिद इन यूपी वर अनलॉक्ड अंडर ए कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के गेट खोल दिए। थस द केस आल्सो प्रूव्ड पिवटल इन द लीड अप टू द अयोध्या मॉस्क डेमोलिशन। अच्छा ये देखो, जब ये केस चल रहा था तभी उसके बाद में थोड़ा बहुत डिस डिसएग्रीमेंट तो चल ही रहे थे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। तो उसके बाद उसी का आफ्टर मैथ बताया जाता है कि जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, जिसमें हिंदूज जो थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया था। 1992 का जो केस था, बाबरी मस्जिद अयोध्या मॉस्क डेमोलिशन, या इसको बाबरी मस्जिद डेमोलिशन
कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हुआ क्या, 1986। ठीक है, अब 1986 में जब ये एक्ट आया तो एक्ट को चैलेंज किया गया। फिर वापस केस गया 5 बेंच जज के पास, ये 1986 की बात है। ठीक है, इसको जाते जाते 2001 में सुप्रीम कोर्ट की जज ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वापस एक जुरिस्डिक्शन निकाला और बोला कि कोर्ट अपहेल्ड द एक्ट फोकसिंग ऑन द सेक्शन वाइल required which required the former husband to make a reasonable and fair provision and maintenance to be made within the period and paid to her within the इद्दत पीरियड। बोला ठीक है यार, तुम्हें इद्दत पीरियड तक टाइम है ना 3 महीने का, तो तुम 3 महीने में ही ना उसको अपनी पूरी लाइफ का जो है वो दे दो कि भाई कितना मेंटेनेंस उसको लगेगा। और या फिर एक काम करो, दिस वॉज इंटरप्रिटेड टू मीन दैट द पेमेंट ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड हैज टू बी सस्टेनेबली इनफ। हाँ, ये बोला गया कि भाई इतना दे दो आप जिससे उसका मेंटेनेंस चल जाए, रेस्टोर फॉर अनलाइफ और अनटिल सी रीमैरिड। ठीक है, तो जब तक वो मान लो कि शादी नहीं करती है तो तब तक आपको देना पड़ेगा। इधर वो शादी कर ले, अगर नहीं करती है तो उसका जितना भी लाइफ का बचा हुआ है उतना देना पड़ेगा। फिर 2024 में देखो, हाउएवर सम एम्बिग्यूटी रिमेंड, कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी रह गई थी, तो एम्बिग्यूटी को अगर वापस एक्ट जो है उस वेदर द एक्ट रिप्लेस्ड, अब ये बोला गया कि यार इस एक्ट ने तो सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, क्या उसको रिप्लेस कर दिया है। देखो यहाँ पे बोला गया है ना, दिस प्रोविजन ऑब्लिगेट ए पर्सन विथ सफिशिएंट मीन्स टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू दोज ही इज़ रेस्पॉन्सिबल। बोले जब आपने एक्ट पास कर दिया है या फिर जब ये आपने शाहबानो केस में जजमेंट दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने 125 जो है मुस्लिम्स वुमेन्स का उसको हटा दिया है। तो कोर्ट बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन ए 2024 जजमेंट दैट 1986 एक्ट डज नॉट बार ए डाइवोर्स्ड वुमेन मुस्लिम वुमेन फ्रॉम सेकिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन 125 के बेसिस पे मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। आप मेंटेनेंस सेक्शन 125 के बेसिस पे लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इट शेड दे कुड सीक ए रेमेडी अंडर आइदर ऑफ द लॉज और बोथ। वो बोल रहे हैं कि आप पर्सनल लॉ में मान लो कि इज्जत वहाँ तक मान लो एक इद्दत पीरियड तक आपको मिल रहा है, तो वहाँ तक अगर वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग लेना चाहो तो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ले लो, और अगर आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है तो इस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ले लो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी ये हमने देख ली। ये एक साहबानों का वर्डिक्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखना। साहबानो, ठीक है, 1985 में वर्डिक्ट आया था, केस था 1978 का। ठीक है, और 2001 में वापस कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया एंड 2024 में इसका कुछ वापस एक और आया। तो ये चीज़ें याद रखना। तो आई होप कि ये जो मैंने पहला लेक्चर आज लिया है इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं कुछ चीज़ें बेटर बता पाऊँ कि न्यूज़पेपर्स में कैसे पॉइंटर्स को निकालना है, कैसे हमें पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे हमें पढ़ना है न्यूज़पेपर को। एंड थैंक यू। कल हम वापस एक नए टॉपिक्स पे और नए न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल्स होगा उस पे हम वापस एक बार फोकस करेंगे। ठीक है, और तब तक आप इसको एक बार देखना चाहो तो आप देख लेना। थैंक यू। और आप एक बार चाहो, आपको लगा कि भाई मैंने ठीक काम किया है पढ़ाने में, इसको समझाने में, तो लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पे आके सब्सक्राइब करके डेली अपडेट्स जो भी रहेंगी वो ले लेना। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर करेंगे, फिर हम हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, तो उसको सिंपल वे में समझते जाएंगे एक स्टोरी के फॉर्म में। थैंक यू एवरीवन।